स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम किडनी के अंदरूनी कामकाज को थोड़ा गहराई से देखेंगे, खासतौर पर नेफ्रॉन की यात्रा। हमारे सामने एक बहुत अच्छा चित्र है जो ये दिखाता है कि अलग अलग तरह की डायूरेटिक्स, मतलब जो मूत्रवर्धक दवाएं हैं, वो नेफ्रॉन के किन हिस्सों पर असर डालती हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि डायूरेटिक्स बस पानी की गोली है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर दवा का अपना एक खास निशाना होता है नेफ्रॉन में। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो दवा उस खास जगह पर ही क्यों काम करती है और उससे उसके असर, उसकी ताकत और साइड इफेक्ट्स में क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ये क्लिनिकली बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस चित्र के साथ नेफ्रॉन का सफर शुरू करते हैं। शुरुआत ग्लोमेरुलस से होती है ना, जहाँ खून फिल्टर होता है। जी बिल्कुल, हाई प्रेशर फिल्ट्रेशन सिस्टम है ये। खून आता है और पानी, छोटे आयन, शुगर वगैरह फिल्टर होकर बोमेन्स कैप्सूल में जाते हैं, जिसे फिल्ट्रेट बनता है। ओके। प्लाज्मा का करीब 20% यहाँ फिल्टर होता है। ओके। और इसके ठीक बाद ये फिल्ट्रेट पहुंचता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी में। पीसीटी को आप रीअब्जॉर्प्शन का मतलब पुनः अवशोषण का पावर हाउस कह सकती हैं। पावर हाउस, अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ लगभग 65 से 70% सोडियम और पानी वापस खून में चला जाता है और साथ ही लगभग सारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सब यहीं रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अगर चित्र देखें तो यहीं पर हमारी पहली दो डायूरेटिक्स भी दिख रही हैं, मैनेटॉल और एसिटोजोलोमाइड। ये तो शुरुआत में ही काम कर रही हैं। सही पकड़ा। ये नेफ्रॉन के सफर में बहुत जल्दी हस्तक्षेप करती हैं। मैनेटॉल को देखें, ये एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। ऑस्मोटिक, ये शुगर अल्कोहल है ना? जी हाँ, ये फिल्टर तो हो जाती है ग्लोमेरुलस से, लेकिन ट्यूब्यूल से वापस आसानी से रीअब्जॉर्ब नहीं होती। तो ये ट्यूब्यूल के अंदर ही रह जाती है और वहाँ फ्लूइड की ऑस्मोलैलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती है। अच्छा। और ये बढ़ा हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर पानी को ट्यूब्यूल के अंदर खींच कर रखता है, उसे बाहर जाने से रोकता है, खासकर पीसीटी और लूप ऑफ हेनली के डिसेंडिंग लिम्ब में। तो इसका मुख्य काम सोडियम निकालना नहीं बल्कि पानी निकालना है, जैसे ब्रेन या आंख का प्रेशर कम करने में। समझ गया। ये पानी के संतुलन पे ज्यादा असर डालती है। और एसिटोजोलामाइड, वो कैसे अलग है? एसिटाजोलामाइड का तरीका बिल्कुल अलग है। ये एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ब्लॉक करती है। ये एंजाइम पीसीटी सेल्स में होता है और बाइकार्बोनेट HCO3 को रीअब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो अगर ये एंजाइम ब्लॉक हो गया तो बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा? हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन काफी कम हो जाता है। इससे हल्का डायूरेसिस तो होता ही है, लेकिन साथ में शरीर से बाइकार्बोनेट निकलता है, जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। ओह, एसिडोसिस। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक नहीं हुई फिर? नहीं, उतनी शक्तिशाली नहीं है। इसका इस्तेमाल कुछ खास स्थितियों में होता है, जैसे ग्लूकोमा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को ठीक करने में या फिर ऊंचाई की बीमारी में। ये दिलचस्प है कि बिल्कुल शुरुआत में ही दो अलग अलग तरीकों से काम करने वाली दवाएं हैं। पीसीटी के बाद फिल्ट्रेट जाता है लूप ऑफ हेनले में, वो यू शेप वाला हिस्सा। जी, इसकी दो भुजाएं हैं, एक नीचे जाने वाली अवरोही या डिसेंडिंग लिम्ब और एक ऊपर आने वाली आरोही या असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब पानी के लिए बहुत परमेबल है, मतलब पानी आसानी से बाहर निकल सकता है, लेकिन आयंस के लिए कम। और असेंडिंग लिम्ब? असेंडिंग लिम्ब का जो मोटा वाला हिस्सा है, जिसे थिक असेंडिंग लिम्ब TAL कहते हैं, वो पानी के लिए लगभग इम्परमेबल है, पानी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ सोडियम Na+, पोटेशियम K+, और क्लोराइड Cl- का बहुत एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। और यहीं पर चित्र में 3 दिख रहा है लूप डायूरेटिक्स, फ्यूरोसेमाइड, बुमेटिनाइड। ये तो बहुत कॉमन और पावरफुल दवाएं हैं। हाँ बिल्कुल, और ये इतनी पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये इसी थिक असेंडिंग लिम्ब में काम करती हैं। यहाँ एक खास ट्रांसपोर्टर होता है, Na+, K+, 2Cl- को ट्रांसपोर्टर NKCC2। लूप डायूरेटिक्स तीसरे नंबर पर इसी को ब्लॉक करती हैं। NKCC2? जी, ये ट्रांसपोर्टर सामान्य रूप से फिल्टर हुए सोडियम का लगभग 20-25% रीअब्जॉर्ब करता है। सोचिए कितना ज्यादा। 20-25%? हाँ, ये तो बहुत है। तो जब आप इस पंप को बंद कर देते हैं तो इतना सारा सोडियम क्लोराइड और साथ में पानी ट्यूब्यूल में ही रह जाता है और बाहर निकल जाता है। इसीलिए इनका असर इतना तेज और ज्यादा होता है। शायद इसीलिए इन्हें हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहते हैं।
और फ्लूइड ओवरलोड जैसे हार्ट फेलियर में ये इतनी असरदार होती हैं। एकदम सही। इनकी ताकत इनके काम करने की जगह से आती है। लेकिन साइड इफेक्ट्स? हाँ, क्योंकि ये पोटेशियम के प्लस का रीएब्जॉर्प्शन भी रोकती हैं, तो इनसे हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम की कमी का खतरा काफ़ी रहता है। साथ ही मैग्नीशियम और कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन भी कम होता है, तो हाइपोमैग्नीसीमिया और लंबे समय में हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे इनका असर और साइड इफेक्ट्स सीधे इनके काम करने की जगह से जुड़े हैं। अच्छा, लूप ऑफ हैंडले के बाद फिल्ट्रेट पहुंचता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी में। यहां भी सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है चित्र के हिसाब से। जी, डीसीटी भी अहम हिस्सा है। हालांकि यहाँ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन लूप जितना नहीं होता, करीब 5-10%। यहाँ जो मुख्य ट्रांसपोर्टर है वो है Na+Cl+ को ट्रांसपोर्टर NCC और और यहीं पर काम करती हैं। बिल्कुल। डायूरेटिक्स चार्जाइड्स जैसे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन। बिल्कुल, थायाजाइड्स इसी एनसीसी ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती हैं। क्योंकि ये कम सोडियम रीअब्जॉर्ब करने वाले हिस्से पर काम करती हैं, इनका असर लूप डायूरेटिक्स से कम होता है, मॉडरेट इफेक्ट। हाँ, इसीलिए शायद ये हाई ब्लड प्रेशर में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, जहां बहुत ज्यादा पानी निकालने की जरूरत नहीं होती। सही। लेकिन इनकी एक खास बात है, कैल्शियम पर इनका असर। हाँ, चित्र में डीसीटी में कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन भी दिखाया है। थियाजाइड्स क्या करती हैं इसके साथ? ये थोड़ा उल्टा है। लूप डायूरेटिक्स कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ाती हैं, लेकिन थायाजाइड्स कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाती हैं। अच्छा, बढ़ाती हैं? कैसे? माना जाता है कि जब एनसीसी ब्लॉक होता है तो सेल के अंदर सोडियम कम होता है। इससे सेल की दूसरी तरफ बेजोलैटरल मेम्ब्रेन पर Na+Ca2+ एक्सचेंजर ज्यादा काम करने लगता है। ये एक्सचेंजर कैल्शियम को सेल से बाहर खून में फेंकता है, जिससे ल्यूमन से और कैल्शियम सेल के अंदर आता है। मतलब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ओ, तो मतलब थियाजाइड से हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम ज्यादा हो सकता है, और लूप से हाइपोकैल्सीमिया। हाँ, ये एक अहम फर्क है। थियाजाइड का ये कैल्शियम बचाने वाला असर किडनी स्टोन वाले मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन हाँ, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी ये भी करा सकती हैं, बिल्कुल लूप डायूरेटिक्स की तरह, और साथ में शुगर और यूरिक एसिड भी बढ़ा सकती हैं। तो हर क्लास का अपना अलग इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल है। अब हम आते हैं नेफ्रॉन के आखिरी हिस्से पर, कलेक्टिंग डक्ट। चित्र बता रहा है कि यहाँ यूरिन की फाइनल कॉम्पोजिशन तय होती है। सोडियम, पोटेशियम, पानी का फाइनल एडजस्टमेंट। हार्मोन्स का भी रोल है यहाँ। जी हाँ, कलेक्टिंग डक्ट फाइन ट्यूनिंग करता है। यहाँ प्रिंसिपल सेल्स होते हैं जो सोडियम रीअब्जॉर्ब करते हैं और पोटेशियम बाहर निकालते हैं, सिक्रीट करते हैं, और इसे कंट्रोल करता है हार्मोन एल्डोस्टेरोन। और यहीं पे काम करती है हमारी आखिरी क्लास की डायूरेटिक्स, 5 पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग, नाम से ही लग रहा है ये पोटेशियम बचाती हैं। लूप और थियाजाइड के उलट ये कैसे काम करती हैं? इनके 2 मुख्य ग्रुप हैं। पहला ENAC ब्लॉकर्स जैसे अमीलोराइड, ट्रायम्पटरीन, ये सीधे प्रिंसिपल सेल की मेम्ब्रेन पर सोडियम चैनल ENAC को ब्लॉक कर देते हैं। सोडियम अंदर नहीं आ पाता तो पोटेशियम बाहर नहीं जा पाता। ओके, सीधा चैनल ब्लॉक। और दूसरा ग्रुप है एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लिरिनोन। ये एल्डोस्टेरोन को उसके रिसेप्टर पर काम करने से रोकते हैं। एल्डोस्टेरोन का काम है सोडियम चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप को बढ़ाना। जब एल्डोस्टेरोन ब्लॉक हो जाता है तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम और पोटेशियम का निकलना भी कम हो जाता है। तो दोनों ही तरीके से पोटेशियम बच रहा है। क्या ये अकेले यूज होती हैं? आम तौर पर नहीं, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली डायूरेटिक्स नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बस 1-2% ही होता है। इनका मुख्य इस्तेमाल लूप या थायाजाइड के साथ होता है ताकि उन दवाओं से होने वाली पोटेशियम की कमी को रोका जा सके। हालांकि स्पाइरोनोलैक्टोन जैसी दवाओं का हार्ट फेलियर में अलग से भी फायदा है, एल्डोस्टेरोन ब्लॉक करने की वजह से। और इनका मुख्य खतरा? पोटेशियम ज्यादा होना। बिल्कुल, हाइपरकैलेमिया। खासकर अगर किडनी ठीक से काम ना कर रही हो या मरीज AC इनहिबिटर जैसी दूसरी दवाएं ले रहा हो जो पोटेशियम बढ़ाती हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन से कुछ हार्मोनल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे गायनेकोमेस्टिया। इप्लेरिनॉन इसमें ज्यादा सिलेक्टिव है। तो हमने PCT से कलेक्टिंग डक्ट तक का पूरा रास्ता देख लिया और समझा कि कैसे ये 5 तरह की डायूरेटिक्स अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीकों से काम करती हैं। ये जानना कि कौन सी दवा कहाँ काम कर रही है
वाकई उनके असर को समझने की चाबी है। निश्चित रूप से ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। क्लिनिक में जब आप दवा चुनते हैं, कितनी ताकत चाहिए, कौन से इलेक्ट्रोलाइट पर नज़र रखनी है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब इसी बात पर निर्भर करता है कि वो नेफ्रॉन में कहाँ काम कर रही है। वही जगह तय करती है कि दवा कितनी असरदार होगी और क्या दिक्कतें पैदा कर सकती है। हाँ, तो सार यही है कि सारी डायूरेटिक्स एक जैसी नहीं है। नेफ्रॉन बहुत ही जटिल और फाइनली ट्यून्ड अंग हैं, और दवाएं इसके अलग-अलग हिस्सों को बड़ी सटीकता से टारगेट कर सकती हैं। ये फार्माकोलॉजी की ताकत दिखाता है। जी हाँ, और ये भविष्य के लिए भी सवाल खड़े करता है। जैसे हमने इन खास ट्रांसपोर्टर्स को टारगेट करना सीखा है, क्या हम भविष्य में और भी बारीकी से हस्तक्षेप कर पाएंगे? क्या हम ऐसी दवाएं बना सकते हैं जो और भी ज्यादा असरदार हो या जिनके साइड इफेक्ट्स और भी कम हो? शायद किसी ट्रांसपोर्टर के ऐसे रूप को टारगेट करे जो सिर्फ किडनी में मिले। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये दवा विकास का एक एक्टिव एरिया है। क्या हम इन रास्तों को और बेहतर समझकर ज्यादा लक्षित उपचार विकसित कर सकते हैं? ये समझना कि ये दवाएं कहाँ और कैसे काम करती हैं, ना केवल हमें आज बेहतर डॉक्टर बनाता है, बल्कि भविष्य में बेहतर इलाज की उम्मीद भी जगाता है। बिल्कुल सही कहा। ये ज्ञान हमें इन शक्तिशाली दवाओं का ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में मदद करता है।